मुंबई में बीएमसी चुनाव 2026 जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सियासत का पारा आसमान छूने लगा है। वादों की बौछार है, आरोपों की बरसात है और हर दल मुंबईकरों को अपने अपने सपने दिखाने में जुटा है। एक तरफ मनसे और शिवसेना यूबीटी के युवा चेहरे अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे मुंबई के भविष्य का ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इन वादों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। शिवसेना महासचिव राहुल शेवाले का आरोप है कि दोनों युवराजों के वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित है, जमीन पर उतरने लायक नहीं। उनका कहना है कि मुंबई महानगर पालिका के अधिकार सीमित है और जिन योजनाओं की बात की जा रही है उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है। यानी सवाल ये है कि क्या बीएमसी चुनाव में किए जा रहे ये वादे कानूनी हकीकत से जुड़े हैं या फिर सिर्फ चुनावी जुमले हैं। तो वही इधर पलटवार करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। निकाय चुनाव में धांधली के आरोप, स्पीकर पर धमकाने का दावा और मध्य प्रदेश की घटनाओं पर सियासी वार, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहे। ऐसे में दर्शकों, सवाल बड़ा है, मुंबई की राजनीति में सच कौन बोल रहा है और झूठे वादों की असलियत क्या है। इसी पूरे सियासी घमासान पर आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई में बीएमसी चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी का तापमान भी उसी रफ्तार से ऊपर चढ़ता जा रहा है। वादों की बौछार, आरोपों की झड़ी और कानूनी पेचों के बीच अब मुंबई की सियासत पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ मनसे और शिवसेना यूबीटी के युवा चेहरे अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे मुंबईकरों के लिए बड़े बड़े सपने का खाका पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इन वादों को हवाई करार देते हुए सीधा हमला बोल दिया। तो वही दर्शकों, शिवसेना के महासचिव राहुल शेवाले ने साफ शब्दों में कहा है कि मनसे और यूबीटी के दोनों युवराजों की ट्रेनिंग कच्ची है और उनका मुंबई को लेकर दिखाया गया विजन जमीन पर उतर ही नहीं सकता। शेवाले का तर्क सीधा है, मुंबई महानगर पालिका कोई सर्वशक्तिमान संस्था नहीं, उसके अधिकार तय है और वो अधिकार मुंबई कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के दायरे में बंधे हुए है। तो वही दर्शकों, राहुल शेवाले ने मीडिया से बातचीत में कहा, जिस पार्टी की राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है वही बड़े नीतिगत फैसले ले सकती है। जो सत्ता में नहीं है वो सिर्फ वादे कर सकती है, उन्हें पूरा नहीं। उनके मुताबिक अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने जिन योजनाओं की बात की है वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर आती है। इसके साथ ही दर्शकों, घरों के वादे पर सवाल उठाते हुए शेवाले ने कहा है कि मुंबईकरों को घर देने का जो आश्वासन दिया जा रहा है उसका कोई कानूनी आधार नहीं। मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1888 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत बीएमसी अपने स्तर पर घर बना सके। इसके लिए राज्य सरकार की नीति, नगर विकास विभाग की अनुमति और विधानसभा में बहुमत जरूरी होता है। इतना ही नहीं दर्शकों, 700 वर्ग फुट तक की संपत्तियों पर टैक्स माफी के वादे पर भी शिवसेना ने सवाल खड़े किए। शेवाले का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का अधिकार भी बीएमसी के पास नहीं बल्कि नगर विकास विभाग के पास है। वही घाटे में चल रहे बेस्ट परिवहन विभाग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बीएमसी आर्थिक मदद तो कर सकती है लेकिन हर फैसले के लिए राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। इसके साथ ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर भी शेवाले ने कानूनी चाबुक चलाया। उन्होंने कहा है कि बिजली से जुड़े फैसले राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि नगर निगम के। इसी तरह नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी राज्य सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति जरूरी है। ऐसे में दर्शकों, राहुल शेवाले यही नहीं रुके, उन्होंने यूबीटी और मनसे पर सरकारी योजनाओं का लगातार विरोध करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना का भी विरोध किया गया, लेकिन आज उसी योजना का फायदा हमारी बहनों को मिल रहा है और उन्हीं बहनों ने विरोध करने वालों को उनकी असली जगह भी दिखा दी। ऐसे में दर्शकों, शेवाले का यह बयान सीधे चुनावी संदेश देता नजर आ रहा है। तो वही दर्शकों, इसी सियासी घमासान में पलटवार भी तेज रहे। शिवसेना यूबीटी की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में खुलेआम धांधली हो रही है। उनके शब्दों में महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो रहा है।
राज्य चुनाव आयोग अंधा बन चुका है, इसे बंद कर देना चाहिए और अब बीजेपी ऑफिस से ही काम करना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि स्पीकर खुलेआम धमकी दे रहे हैं और चुनाव आयोग निष्पक्षता खो चुका है। यह बयान साफ तौर पर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में दर्शकों, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, प्रियंका ने मध्य प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को उन्होंने देश को शर्मसार करने वाली घटना बताया। उन्होंने मांग की कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव 2026 अब सिर्फ मुंबई के विकास का मुद्दा नहीं रह गया है। यह कानूनी अधिकारों, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी जंग में तब्दील हो चुका है। एक तरफ वादों की राजनीति है तो दूसरी तरफ कानूनी किताबें खोले बैठे नेता। अब फैसला मुंबईकरों के हाथों में है। वो सपनों पर भरोसा करेंगे या दावों की कानूनी हकीकत पर। चुनावी रणभूमि तैयार है और शब्दों के ये तीर अभी और तेज चलने वाले हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और यहाँ की सियासत इस वक्त उफान पर है। बीएमसी चुनाव से पहले बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सियासी रणनीतियों ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। बता दें कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के एक बयान ने राजनीतिक बहस को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। इस एक लाइन ने न सिर्फ विपक्ष को आक्रामक किया, बल्कि बीएमसी चुनाव को स्थानीय मुद्दों से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के नैरेटिव तक पहुंचा दिया है। साटम ने सीधे सीधे कट्टरपंथ, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक पारा और ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन सियासत सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है। नामांकन वापसी के बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अंदर ही अंदर कितनी उबल रही है। राज्य के 29 नगर निगमों में 69 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना और उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा सत्ता की मजबूती दिखाता है, लेकिन साथ ही बगावत, टकराव और संगठनात्मक असंतोष की कहानी भी कहता है। नासिक से सोलापुर, मुंबई से नागपुर तक बागियों को मनाने की जद्दोजहद, झड़पें और राजनीतिक ड्रामा, सब कुछ इस बात का संकेत देता है कि यह चुनाव आसान नहीं है। ऐसे में तो सवाल बड़ा है, क्या तीखे बयान चुनावी गेम चेंजर बनेंगे? क्या निर्विरोध जीते जमीनी नाराजगी को दबा पाएगी? और क्या बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम नहीं, बल्कि मुंबई की पहचान की जंग बन चुकी है? इन्हीं सवालों के साथ दर्शकों शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर और अब सियासी घमासान का सबसे बड़ा अखाड़ा। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मुंबई की राजनीति ऐसी करवट ले रही है जहां बयान सिर्फ बयान नहीं रह गए हैं, बल्कि सीधे सीधे चुनावी हथियार बन चुके हैं। बता दें कि शनिवार को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के एक बयान ने सियासी तापमान को अचानक हाई कर दिया। मंच से बोलते हुए अमित साटम ने कहा है कि हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे और न ही यहाँ जोहरान ममदानी जैसे लोगों को आने देंगे। इस बयान ने न सिर्फ विपक्ष को मौका दिया, बल्कि चुनावी बहस को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के नैरेटिव तक पहुंचा दिया है। तो वही दर्शकों, अमित साटम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि अगर उमर खालिद जैसे लोगों के लिए चिंता जताने वाले चेहरे उभरते हैं तो यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है। दर्शकों, साटम के मुताबिक दुनिया के कई बड़े शहरों पर जिहादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने धीरे धीरे कब्जा किया है और अब वही मॉडल मुंबई पर लागू करने की कोशिश हो रही है। बता दें कि बीजेपी नेता ने इस कथित साजिश में उद्धव ठाकरे को भी भागीदार बताते हुए सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया। यानी दर्शकों, अब बीएमसी चुनाव अब सड़क, पानी, सफाई या टैक्स तक सीमित नहीं रहे। अब मुद्दा है मुंबई की पहचान और शहर का भविष्य। तो वही बयानबाजी के शोर के बीच जमीनी राजनीति में जो हो रहा है वह भी किसी थ्रिलर से कम नहीं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 2 जनवरी गुजरते ही महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। राज्य की 29 नगर निगमों में कुल 69 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए और इसमें सबसे बड़ा फायदा सत्ताधारी महायुति को हुआ। इन 69 में से 44 सीटें बीजेपी के खाते में, 22 शिवसेना, 2 अजित पवार गुट की एनसीपी
और 1 सीट इस्लामिक पार्टी ने बिना मुकाबले जीत ली। मतलब वोटिंग से पहले ही कई जगहों पर चुनाव का खेल खत्म हुआ। ऐसे में दर्शकों, हालांकि ये जीत जितनी बड़ी दिखती है उसके पीछे उतना ही बड़ा सियासी तनाव छिपा है। बता दें कि नामांकन वापसी के दौरान महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बगावत, नाराजगी और टकराव की तस्वीरें सामने आई। नासिक से लेकर सोलापुर, मुंबई से लेकर नागपुर तक हर जगह पार्टी नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान देखने को मिली। ऐसे में सोलापुर में हालात इतने बिगड़े कि बीजेपी के 2 गुटों की झड़प में एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस को हालात संभालने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। तो वही नासिक में बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे। बहस, नारेबाजी और संगठनात्मक असंतोष खुलकर सामने आया। तो वही दर्शकों, मुंबई में भी तस्वीर अलग नहीं रही। पार्टी नेतृत्व की तमाम कोशिशों के बावजूद वार्ड नंबर 60, 173, 205, 177 और 180 से बीजेपी के 5 बागी उम्मीदवार मैदान में डटे रहे। तो वही उधर ठाकरे परिवार की राजनीति भी दबाव में दिखी। उद्धव और राज ठाकरे करीब 9 वार्डों में बागियों को मनाने में नाकाम रहे। बता दें कि भिवंडी में ठाकरे गुटों के बीच गठबंधन टूट गया और दोनों ओर से आमने सामने नामांकन दाखिल कर दिए गए। इसके साथ ही पनवेल में भी महाविकास आघाड़ी के 7 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, जिससे बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध विजेता बन गए। तो वही दर्शकों, नागपुर में तो हालात और भी नाटकीय रहे। बीजेपी के बागी किसान गावंडे को कथित तौर पर समर्थकों ने घर में बंद कर दिया। बाद में उन्होंने पार्टी लाइन मानने की अपील की। तो वही दर्शकों, इस पूरे सियासी संग्राम में कांग्रेस भी अछूती नहीं रही। विकास ठाकरे और नितिन राउत पूरे दिन बागियों को मनाने में लगे रहे, लेकिन हर जगह सफलता नहीं मिली। छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह देने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई बागी माने, लेकिन वार्ड नंबर 2 से प्रशांत बदाने पाटिल पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो वही दर्शकों, अगर नगर निगम स्तर पर तस्वीर देखें तो बीजेपी को कल्याण में सबसे बड़ी बढ़त मिली। यहाँ पार्टी ने 15 सीटें निर्विरोध जीत ली। भिवंडी, पनवेल और जलगांव में बीजेपी को 6-6 सीटें मिली। शिवसेना ने ठाणे और कल्याण में 7-7 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि इस्लामिक पार्टी को मालेगांव में 1 सीट मिली। यानी दर्शकों, अब जबकि 15 जनवरी को बृहन्मुंबई नगर निगम समेत सभी नगर निगमों में मतदान होना है। ऐसे में सवाल साफ है, क्या अमित साटम जैसे तीखे बयान चुनावी हवा बदलेंगे? क्या निर्विरोध जीते जमीनी नाराजगी को ढक पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई की सियासत अब विकास से ज़्यादा पहचान की लड़ाई बन चुकी है? बीएमसी का चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का नहीं, यह सत्ता, साख और भविष्य की दिशा तय करने वाला महायुद्ध बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई, जहां सियासत कभी रफ्तार पकड़ती है तो कभी सुनामी बन जाती है। बीएमसी चुनाव से पहले माया नगरी की राजनीति में आज वही सुनामी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे गुट को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और ताजा झटका ऐसा है जिसने पूरे सियासी समीकरण हिला दिए हैं। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना UBT की बड़ी महिला नेता शुभा राहुल ने ठाकरे का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुआ ये राजनीतिक दल बदल सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव खेमे की ताकत पर प्रहार माना जा रहा है। और इसी झटके के बीच ठाकरे ब्रदर्स ने भी बड़ा सियासी दांव चला है। करीब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए और बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र शिवशक्ति वचननामा जारी किया। मराठी अस्मिता, टैक्स माफी, मुफ्त बिजली, महिला सम्मान निधि और शिक्षा, स्वास्थ्य पर बड़े वादों के साथ ठाकरे बंधुओं ने साफ संदेश दे दिया है। मुंबई की सियासत में अब मुकाबला आर पार का होगा। तो सवाल बड़ा है, क्या शुभा राहुल का बीजेपी में जाना ठाकरे गुट को और कमजोर करेगा या फिर राज उद्धव की जोड़ी बीएमसी चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी? दर्शकों, अब हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासी रणनीतियों की प्रयोगशाला। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मुंबई की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने ठाकरे खेमे की नींव हिला दी है और बीजेपी को नया आत्मविश्वास दे दिया है।
दर्शकों बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना यूबीटी की चर्चित महिला नेता शुभा राहुल ने ठाकरे का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शुभा राहुल ने औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन की। दर्शकों, यह वही शुभा राहुल है जिन्हें कभी ठाकरे की शिवसेना की मजबूत महिला चेहरा माना जाता था। मेयर पद से लेकर शिव आरोग्य सेना की अध्यक्ष तक सफर तय करने वाली शुभा राहुल ने अचानक इस्तीफा देकर मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो वही दर्शकों, बीजेपी नेता आशीष शेलार से मुलाकात के बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी वही। शुभा राहुल ने कुछ पंक्तियों का इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंपा और पार्टी की सदस्यता के साथ साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी छोड़ दी। हालांकि दर्शकों, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शुभा राहुल की नाराजगी की असली वजह क्या थी, लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में जाना शिवसेना यूबीटी के लिए राजनीतिक झटका जरूर माना जा रहा है। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव खेमे ने भी सियासी जवाब देने में देर नहीं की। रविवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। मौका था बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र के ऐलान का। बता दें कि घोषणा पत्र का नाम शिव शक्ति वचननामा। कवर पेज पर है बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ राज और उद्धव की तस्वीर, और संदेश है मुंबई पर ठाकरे ब्रांड की वापसी। ऐसे में दर्शकों, इस वचननामा में मुंबईकरों के लिए बड़े और सीधे असर वाले वादे किए गए हैं। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ करने का ऐलान, हाउसिंग सोसाइटियों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये वादे सीधे मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश माने जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर खास फोकस दिखा। बीएमसी स्कूलों की जमीन बिल्डरों को न देने का वादा, 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रोकने के लिए नगर निगम स्कूलों में जूनियर कॉलेज शुरू करने की योजना, और पढ़ाई में वीआर और एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऐलान। दर्शकों, मराठी अस्मिता को मजबूत करने के लिए मराठी स्पीक्स मराठी डिजिटल पहल और बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का वादा भी शामिल है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को ठाकरे ब्रदर्स ने अपने एजेंडे के खास केंद्र में रखा। महिला गृहिणियों को हर महीने 1500 रुपए की स्वाभिमान निधि, 1500 रुपए में भोजन नाश्ते की सुविधा और कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर। ये वादे सीधे महिला वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति माने जा रहे हैं। तो वही इसके साथ ही हर वार्ड में पेट क्लिनिक, सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल, रैपिड बाइक एम्बुलेंस सेवा, साल भर सीवर सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये वादे मुंबई की बुनियादी समस्याओं पर सीधा हमला है। तो वही युवाओं के लिए बाला साहेब ठाकरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फंड, निगम में खाली पदों की भर्ती और सड़कों पर 1 साल की गारंटी, ये सब चुनावी दस्तावेज को भारी बनाते हैं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही राज ठाकरे ने मंच से ये भी कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जेल से छूटकर आया हूँ। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह महाराष्ट्र है, यूपी बिहार नहीं, यहाँ मराठी का मान रखना ही होगा। तो वही दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वोट चोरी से लेकर उम्मीदवारों की चोरी तक उन्होंने कहा है कि बिना चुनाव उम्मीदवार चुने जा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। तो वही मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। इस ऐलान के जरिए उद्धव ने साफ कर दिया है कि यह चुनाव मराठी अस्मिता बनाम सत्ता की राजनीति की लड़ाई बनने वाला है। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ बीजेपी में शामिल होती नेता, दूसरी तरफ एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहा, यह मुंबई की पहचान, सत्ता और सियासत की निर्णायक जंग बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी जंग अब मुद्दों से निकलकर बयानों, पहचान और राष्ट्रवाद तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी नेता नवनीत राणा का हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का बयान, तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज और जवाबी हमला। लेकिन यह बहस सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रही, अब इसमें पाकिस्तान, नागरिकता, संविधान और देशभक्ति जैसे शब्द भी जुड़ चुके हैं। नवनीत राणा ने ओवैसी को पाकिस्तान भेजने तक की मांग कर दी है।
तो वही ओवैसी के समर्थन में उतरी भीड़ अकोला की रैली में बेकाबू हो गई, जहां हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी चुनाव अब विकास, पानी, सड़क और मुंबई करो की सुविधाओं पर लड़े जाएंगे, या फिर जनसंख्या, धर्म और राष्ट्रवाद के बयान ही चुनावी एजेंडा तय करेंगे? आज के इस हमारे रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा दी, कैसे मंच से सड़कों तक सियासत पहुंची और कैसे चुनावी रणभूमि में शब्द अब हथियार बन चुके हैं। तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं है। यहाँ जनसंख्या, राष्ट्रवाद, संविधान और पाकिस्तान तक की बहस सड़कों से मंचों तक पहुंच चुकी है। बीएमसी चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीति की भाषा और तेवर दोनों ही बेहद तीखे हो गए हैं। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी की तेज तर्रार नेता नवनीत राणा के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नवनीत राणा ने हिंदुओं से 4-4 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कहा है कि उन्होंने एक मौलवी को 19 बच्चों के बावजूद असंतुष्ट बताते हुए सुना है। उनका दावा था, अगर देश को बचाना है तो हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे तो करने ही चाहिए। ऐसे में इन बयान ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुद्दा बनाते हुए पलटवार किया है और चुनाव प्रचार के दौरान अमरावती में मंच से तंज कस दिया। उन्होंने कहा है कि 4 नहीं, आप 8 बच्चे करिए, हमें क्या। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ओवैसी के इस जवाब पर अब नवनीत राणा ने सियासी हमला और तेज कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ ओवैसी की नीयत पर सवाल उठाए, बल्कि उनकी देशभक्ति और नागरिकता तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। बता दें कि नवनीत राणा ने कहा है कि लोकतंत्र बदल रहा है, ओवैसी को संविधान पर बोलना चाहिए। अगर इस देश में रहना है तो संविधान का सम्मान करना होगा। इतना ही नहीं, नवनीत राणा यही नहीं रुकी, उन्होंने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा, असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वहां जाकर वो 10 नहीं 20 बच्चे पैदा करे। तो वही दर्शकों, नवनीत राणा ने ओवैसी से सीधे सवाल पूछते हुए कहा, आप संसद के सदस्य हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं कहते, तो फिर आप इस देश को क्या मानते हैं? इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से एआईएमआईएम की मान्यता रद्द करने और ओवैसी की नागरिकता की जांच की भी मांग कर डाली। तो वही दर्शकों, बीएमसी चुनाव के बीच ये बयानबाजी सिर्फ शब्दों की जंग नहीं रह गई, अब ये सियासत सड़कों तक उतर आई है। रविवार को अकोला में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली के दौरान हालात बेकाबू हो गए। भारी भीड़, नारेबाजी और मंच तक पहुंचने की होड़ के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। रैली स्थल पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागते नजर आए, कई समर्थक एक दूसरे पर गिरते दिखे। ऐसे में पुलिस के मुताबिक मंच की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया गया, क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति बन चुकी थी। हालांकि इस घटना पर अभी तक एआईएमआईएम या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि रैली के दौरान एआईएमआईएम के कुछ समर्थक आपस में भिड़ते भी नजर आए। ऐसे में दर्शकों, इस रैली में ओवैसी ने सिर्फ राजनीतिक बयान ही नहीं दिए, बल्कि पानी संकट और टैंकर माफिया जैसे स्थानीय मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। ओवैसी ने यह भी कहा है कि यह पानी टैंकर माफिया बन चुके हैं। अगर एआईएमआईएम को वोट मिलेगा तो जिन्होंने जनता को पानी से वंचित रखा, उनके घर की पानी सप्लाई बंद करवा देंगे। ऐसे में ओवैसी का दावा है कि प्राइवेट टैंकर माफिया ने आम जनता को प्यासा रखा है और सत्ता में आने पर एआईएमआईएम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो दर्शकों, बीएमसी चुनाव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति अब 2 ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रवाद और जनसंख्या पर तीखे बयान, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक राजनीति और स्थानीय मुद्दों की लड़ाई। तो सवाल यही है, क्या बीएमसी चुनाव विकास पर लड़े जाएंगे या फिर बयानबाजी, भावनाओं और सियासी टकराव की भेंट चढ़ जाएंगे? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।